तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सोनी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। वर्षा से प्रभावित आम के बागानों में प्रबंधन कार्य। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीक। सरसों की कटाई, मड़ाई व भंडारण पर जानकारी। अभी हाल में हुई वर्षा व ओलावृष्टि ने जो कहर किसानों की फसलों पर ढाया है, उसका असर आम के बागों पर भी पड़ा है। बागों में फूल व बौर की अवस्था थी। जब वर्षा हुई तो पेड़ों पर लगा बौर झड़ गया या तो टूट गया है, जिससे 15% तक हानि होने की संभावना है। इस हानि की प्रतिपूर्ति कैसे की जा सकती है, इसके लिए आपको मिलवा रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर CPC। विगत 2-3 दिनों से मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है और इस समय जो आम के बाग हैं उनमें फूल आ रहा है। कुछ में प्रजातियों में फूल बड़ा हो गया है, कुछ प्रजातियों में भी निकला हुआ है। तो ये जो बेमौसमी बरसात हो रही है, बहुत सी जगह पे ओलावृष्टि हुई है। इससे आम के आने वाली फसल को काफ़ी हानि होने की संभावना है। वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो अधिक बारिश होने के कारण मौसम में जो नमी की मात्रा है लगभग 90% के आसपास पहुंच चुकी है और इसके बाद ये धूप थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ये इस तरह के कारण हैं जिसके वजह से आम में खर्रा रोग की बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। तो ऐसे बागों में किसान भाई खर्रा रोग के नियंत्रण हेतु सल्फर या केराथिन दवा का उपयोग करें और ये बहुत ही आवश्यक है। अगर खर्रा रोग आ जाता है और जैसे कि आजकल धूप निकली हुई है तो आज ही कल इसका छिड़काव करना आवश्यक है। छिड़काव करने के लिए ध्यान देना है कि ये सुबह के वक्त नहीं करना है, जब धूप अच्छी खिल जाए, नमी पत्तों पे कम हो, उस समय छिड़काव अगर करते हैं तो इस ज़्यादा कारगर होगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि ओलावृष्टि हुई है और वहाँ पे जो बौर है निकला हुआ उसको अति क्षति पहुँची है। बौर बीच से कट के अलग हो गया है, थोड़ा सा उसका डंठल सा लगा हुआ है। तो इसको हम किस तरह से अभी रिकवर कर सकते हैं
संभावना ये है कि अगर मान लीजिए जड़ से निकल गया, तापमान थोड़ा कम रहता है, तो ये बौर दोबारा भी आ सकता है, चाहे पत्ती के जड़ से निकले, जहाँ पे कि कली होती है वहाँ से निकले, या जहाँ से अगर पूरी तरह से कट गया तो ऊपर से भी निकल सकता है। अगर आधा बाकी है तो उसमें अच्छी वृद्धि हो सकती है। इसके लिए हम ये करें कि कम से कम 1 किलो यूरिया हर पेड़ में बुरकाव उसके तने के नीचे कर दें, तो जिससे कि पेड़ को ताकत मिलेगी और वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो फूल बौर की वृद्धि होगी, जिससे कि उस पर आगे जाके फूल और फल बन सकेंगे और कुछ हद तक हम हानि को कम कर सकते हैं। वैसे इस बारिश और ओले की वजह से आम की फसल को लगभग 15% के आसपास हानि हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी हानि है। देखिए ऐसा है ना कि कीड़ा, अब जो तापमान बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ कीड़े का प्रकोप भी होगा, और ख़ास तौर से भुनगा कीट का प्रकोप होगा। उसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड का आप इस्तेमाल करें, और इसकी 50 से 60 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। फसलों एवं फलों से अधिक उपज लेने हेतु जिस तरह रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, उसका धीरे धीरे विपरीत प्रभाव आपके उपजाऊ जमीन पर पड़ने लगा है। उनकी उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ, ऊसर एवं बेकार हो रही है। इसलिए आज सचेत होने की जरूरत है और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसके तहत आज वर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं उसे बनाने की तकनीकी जानकारी हेतु मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रणधीर से। इसके लिए किसान भाइयों, आपको ये जानना जरूरी है कि वर्मी कंपोस्ट में किसान भाई के घर पर जो भी घर, घूर, घारी और बाग ये हर किसानों के पास होता है, इन चारों स्थानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा ही जैव पदार्थ कहलाता है। लोहा, कंकड़, पत्थर, पॉलीथीन ये न सड़ने वाली चीजें नहीं शामिल होनी चाहिए। इसके लिए यह विदेशी केचुए दोस्तों इटली से मंगाए गए हैं। इनका नाम होता है इसैनिया फोर्टिडा, इपीगीज, यूड्रिलस यूजीनी। यह प्रजातियां हैं जिनकी खासियत होती है कि यह 75 से 80 दिनों में आपके अधसड़े पदार्थ को खा करके चाहे के प्रत्येक तरीके की भुरभुरी काले रंग की ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट के लिए हमें ये नाम मात्र के गोबर की आवश्यकता होती है, और घर घूर घारी से निकलने वाले जैव पदार्थ को, गोबर को, दोनों को मिला करके पहले हम कम से कम 40 से 45 दिन, 1 से 1.5 महीने इसको सड़ा करके अधसड़ा करते हैं, और फिर उस अधसड़े जैविक पदार्थ में अपने केचुओं को मिला करके हम डालते हैं। इसके लिए जो गड्ढे की संरचना बनानी होती है, इसका एक साइज है। अब अपने आवश्यकता के हिसाब से जितना चाहे उतना लंबा चौड़ा कर सकते हैं। एक पैमाना इसका ये है कि इसकी लंबाई जो है हम ये 2 मीटर रखते हैं, चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं, और जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई मात्र आधा मीटर रखते हैं। इसकी विशेष खासियत है यह है कि आधा मीटर मात्र ऊंचाई रहने पर यह इसको हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद 15 दिन के बाद उलट पलट सकते हैं, जिससे कि केचुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। यह करने के बाद अधसड़े जो है जैव पदार्थों में हम इस जो है 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा वाले गड्ढे की संरचना में कम से कम हमको 1 किलोग्राम केचुआ प्रयोग करना आवश्यक है। यह करने के बाद इसमें नमी का छींटा मार करके हम नमी मेंटेन करते हैं, और नमी का स्तर कम से कम जो है ये 40 से 50% होना आवश्यक है। और इसके साथ साथ इसको ऊपर से हम बोरे से कवर कर देते हैं, क्योंकि अंधेरा का वातावरण पा करके इनके चोक क्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इनके नमी संरक्षण में भी इससे खास फायदा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यह आपके अधसड़े पदार्थ को, जैविक पदार्थ को 70, 75, 80 दिन में खा करके बहुत बढ़िया एक बना देते हैं
वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में आप देखें कि यह जीवांश तत्व ऑर्गेनिक कार्बन 9 से 18% पाया जाता है, टोटल नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% पाया जाता है, उपलब्ध फास्फोरस 0.1 से 0.5% पाया जाता है और उपलब्ध पोटास 0.15 से 0.6% पाया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि हमारे फसलोत्पादन के लिए, मृदा के अस्थायी उर्वरता के लिए विशेष आवश्यक हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये 23 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम कंपोस्ट पे होता है, कॉपर 280 ppm पार्ट पर मिलियन पाया जाता है, आयरन लोहा 2 से 9 ppm पाया जाता है, जिंक 6 से जो है 12 ppm पाया जाता है। इनके अलावा इसमें एक ह्यूमिक एसिड पाई जाती है जो मिट्टी के अम्ल क्षार अनुपात यानी pH मान को जो है नियंत्रित रखती है। और इसके अलावा ऑक्जिन, साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन होते हैं जो फसलों के वृद्धि के लिए विशेष उपयोगी हैं। इसके प्रयोग विधा दोस्तों ये है कि जब आप अनाज उत्पादन की फसल बो रहे हैं तो इसमें इसको हम 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देते हैं। और वहीं जब हम ये सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी की खेती में जैसा कि उत्पादन उनका अच्छा मिलता है उसी हिसाब से उनमें पोषक तत्वों की खपत भी होती है। तो इसके लिए 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम सब्जी उत्पादन के फसलों में इसको प्रयोग करते हैं। बाकी जो बागवानी है या गमला वगैरह में जो हम लोग फूल पत्ती अपना उगाते हैं, इनके लिए भी पौधे की उम्र के हिसाब से दिया जाता है। गमले में देना है हमको तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति गमला आवश्यक होता है। और पेड़ के क्यारियों में, पेड़ जो होते हैं, पेड़ के थाले जो बनते हैं, उसमें पौधे की उम्र के हिसाब से पोषक तत्व देने की विधा निर्धारित की गई। और जीवांश तत्व का दोस्तों एक बढ़िया पैमाना बना हुआ है कि यदि 0.5% से कम है, आपके मिट्टी परीक्षण में कम पाया जाता है, तो आपकी मिट्टी नून श्रेणी की मानी जाती है। 0.5 से 0.75% के अगर बीच में है जीवांश तत्व तो यह मध्यम श्रेणी की मानी जाती है। और यदि जीवांश तत्व 0.75% से अधिक पाया जाता है तो आपका खेत उत्तम क्वालिटी का पाया जाता है, अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखने वाला होता है वो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन? भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुपॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्यों में तिलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसानों ने सरसों की फसल लगाई थी वह फसल कटाई हेतु तैयार है और कुछ किसान इसकी कटाई भी कर रहे होंगे। लेकिन फसल की कटाई गहाई करते समय कुछ आवश्यक बिंदुओं को ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको उत्पाद का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। अतः सरसों की कटाई गहाई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SB शर्मा। किसान भाइयों को जो रायड़ा सरसों की फसल लगाई है वो बिल्कुल अभी परिपक्व अवस्था में है, तो किसान भाई थोड़ा उसमें सावधानी बरतें। सरसों में बिल्कुल पहचान है कि हमारी दाना कब पक रहा है, तो
उसको देख लें, यदि हमारी फली का कलर हल्का लाल और भूरा हो जाता है, ऐसी यही सही परिपक्व अवस्था की स्टेज है सरसों की, तो ऐसी स्थिति में ही कटाई करें और कोशिश करें कि हम उसको थोड़ा नीचे से ही काटें, करीब 7-8 इंच ऊपर से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हरा, उसके साथ हरा पौधा है तो उसको साथ में न काटें। और कटाई उपरांत सरसों में बीज की बहुत कमी हो जाती है। कई बार हम हाइब्रिड और इसके उस चक्कर में बहुत महंगा बीज खरीदते हैं किसान भाई, तो इस बीज को अपने को ग्रेडिंग करके सुरक्षित रख लें, जो अगले साल उनके लिए काम आ सकता है। और सरसों में सामान्यतः बहुत मॉइस्चर यदि हमारा सही है, 8 से 10% नमी रखी है, तो बीज हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होता और उसमें किसी तरह के कीड़े की भी संभावना तेल वाली फसल में कम होती है। तो बहुत ज़्यादा हमको उसकी चिंता नहीं पालना। हमारा बीज थोड़ा नमी यदि हमने सही संभाल ली, उसकी सुखा लिया बीज को पूरी तरह, तो अगले साल के लिए हमारा अच्छी क्वालिटी का बीज बना रहेगा, जिससे हमें महंगा बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, सरसों की फसल में कटाई तथा कटाई उपरांत किन किन प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, इस विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। किसान भाइयों, सरसों की फसल हमारी जब पक जाती है तो उसके पहचान के लक्षण होते हैं कि आप देखेंगे कि जब एक फली को तोड़ेंगे तो उसके दाना का रंग भी लगभग सुनहला या काला रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जान लेना चाहिए कि अब हमारी फसल पूर्ण रूप से पक गई है। कटाई के लिए किसान भाइयों, जैसा कि आप देखते हैं, हम लोग प्रक्षेत्र पे देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो एक आरी नुमा दराती आती है, उसकी सहायता से हम लगभग जमीन की सतह से मिले हुई जितनी भी हमें सुविधाजनक कटाई हो सके उतना हम काट करके और खेत में इसको हम 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये हमारे किसान के खेत में 2-3 दिन की धूप और हवा लग जाती है, अच्छी तरह से सूख जाता है, तो उसके हमारे किसान सुविधा अनुसार अपने छोटे छोटे बंडल्स बना लेते हैं। छोटे छोटे बंडल बना करके और उनको हमारे जो भी नज़दीक में कोई हमारा खलियान होता है वहाँ पर हम सब इसको एकत्र कर देते हैं। एकत्र करने के बाद आप देखेंगे कि 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद जब हमारी फसल लगभग पूर्ण रूप से खरखरी जिसको बोलते हैं कि एकदम खरे रूप में जब सूख जाती है, तो इसके बाद हमारे किसान भाइयों के द्वारा उसकी मड़ाई या थ्रेसिंग की जाती है। जिन किसान भाइयों को उसकी सीधी लकड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सरसों की जो सीधी लकड़ी उसकी प्रयोग करने के लिए, वो तो इसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद आप देखेंगे किसी लकड़ी का या उसका माध्यम बना करके उसके ऊपर हमारे किसान खड़े होकर के इसको पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद दाना और उससे जो पौधा होता है उसको दोनों को अलग कर लेते हैं। किसान भाइयों, मड़ाई का भी जो कार्य होता है वो थ्रेसर के द्वारा बड़े ही सुगमता से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। इस तरह से किसान भाइयों देखेंगे कि जो हमारा थ्रेसिंग के बाद दाना आता है वो साफ होता है, उसमें टूटा हुआ बहुत कम होता है। मड़ाई के स्थान से लेकर के इसको हम लोग ले जाते हैं, 2-3 दिन इसको धूप में डाल करके सुखा देते हैं। तो इससे ये लगता है कि लगभग हमारे दाने में अब नमी का जो प्रतिशत है वो 10 से 12% तक रहता है। ऐसी जब नमी हमारे दानों में आ जाए तो उसे भंडारण के लिए उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, इसमें भंडारण के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यकता हमें ध्यान देने की बात होती है, जिस भंडार गृह में हमें रखना हो, सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें कहीं भी किसी तरह के चूहों या उस तरह के उसके बिल ना हो, उसमें किसी तरह से कोई कीट जो कीड़े हैं उस तरह का उनका कोई प्रकोप ना हो। अच्छी तरह से उसकी लिपाई कर दें। अगर आपको ज़रूरत हो सके तो आप कहीं भी चूना के द्वारा अगर उसकी पुताई दीवार पे, भीतरी दीवार पे कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके करने के बाद एक दीवार के सहारे, दीवार से 1-1.5 फीट दूर एक लकड़ी का एक प्लेटफार्म बना देते हैं, जिस पर हमें जो हमारे दानों से भरा हुआ बैग को रखना होता है। इसके लिए किसान भाइयों को दानों को जो बैग में भरें, उसके लिए कुछ बैग में भी कुछ उपचार करने की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत किसान भाइयों आप ये देखेंगे, अगर आपको बाजार से लिए हुए नए हैं तो उनको कम से कम 24 घंटे तक उसको धूप में सुखा लें। जब धूप में उलट पलट करके देख लें कि अच्छी तरह से सूख जाए, इसके बाद बोरे को ले आकर के उसमें जो हमारा ये सूखा हुआ जो सरसों हमारी है इसको अच्छी तरह से भर करके और जो हमारे पास उसकी पैकिंग करेंगे, सील पैकिंग करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे ताकि उसमें हवा या अन्य कीड़ों का प्रवेश बोरों में ना हो पाए। इस तरह से अच्छी तरह से भरे हुए बैग्स को किसान भाइयों एक दीवार के सहारे जो प्लेटफार्म बनाया जाता है उसमें अच्छी तरह से एक जो छल्ली तरह से एक तरह से गिन गिन करके लगा करके अच्छी तरह से लगा देंगे और भंडारण करने के बाद उसमें उस भंडार गृह में जो भी खिड़की हो,
जो भी वेंटिलेटर्स वगैरह हों उनको एयर टाइट कर दें, उनमें किसी तरह से हवा का प्रवेश न होने पाए। इस तरह से जब बोरों को भर करके और मेन गेट को भी बंद करके अच्छी तरह से भंडारण करके, और इसको जब भी हमारे बाजार में किसान भाई को उपयुक्त उसका रेट मिले, उसका उपयुक्त मूल्य मिले, उसी समय इसको ले आकर के बाजार में बेचना चाहिए। मुर्गी पालन प्रदेश के किसान भाई अपनाकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस आय को निरंतर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मुर्गी पालन में लगने वाले रोगों के प्रकोप से बचाया जाए। यदि इसमें लगने वाले रोग चेचक यानी कि फाउल पॉक्स की बात करें तो प्रकोप के फलस्वरूप मुर्गियों का मृत्यु दर काफी देखने को मिलता है। अतः मुर्गी पालन में लगने वाले चेचक रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए जिससे कि मुर्गियां आपकी सुरक्षित रहें, इसकी जानकारी के लिए हमारे बीच हैं एक विषय विशेषज्ञ। मुर्गी पालन आज पशुपालन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है और ये एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। आज अगर हम मुर्गी पालन को देखें तो भारत विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पर और ब्रॉयलर पालन में 5वें स्थान पर आता है। इस व्यवसाय को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मुर्गी पालक या जो कुक्कुट पालक हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि मुर्गी पालन के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर विशेषकर ध्यान दिया जाए। जो एक प्रमुख पहलू होता है कि जो निस्संदेह इस व्यवसाय को घाटे का व्यवसाय बनाता है वो है मुर्गियों के प्रमुख रोग और उनकी समय पे रोकथाम करना। मुर्गियों के रोगों को अगर हम देखें तो मुर्गियों में बहुत सारे जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित या फंगस के द्वारा होने वाले या बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म तत्वों की कमी से या इनके अलावा जो है प्रबंध व्यवस्था की कमी से होने वाले रोग होते हैं। तो उन्हीं रोगों में अगर हम देखें तो मुर्गी चेचक या जिसको हम फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं वो उसी प्रकार के एक रोग है और ये रोग सामान्यतः एक वायरस के द्वारा होने वाला या एक विषाणु जनित रोग है। तो इस रोग में सामान्यतः मुर्गी पालक अगर देखें तो ये सभी आयु के पक्षियों को प्रभावित करते हैं, चाहे कम आयु के या छोटी आयु के चूजे हों या बर्दक पक्षी जो ग्रोअर स्टेज के जो ग्रोअर बर्ड्स होती हैं या अंडा देने वाली पक्षी जो होते हैं लेयर बर्ड्स, वो सभी प्रकार की आयु के पक्षियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो सामान्यतः जब इस रोग की शुरुआत होती है तो पक्षियों के कलिंगी या गलचर्म या त्वचा या पैरों की जो त्वचा होती है उन पर बहुत हल्के दाने जो फुंसी का रूप ले लेते हैं बाद में, वो उस तरह के बनते हैं और लास्ट में या अंत में वो एक फफोले के रूप में बन जाते हैं और जब फूटते हैं तो उनसे एक शराब या पानी जो है बाहर निकलता है और बाद में जो है जब रोग भयंकर रूप ले लेता है तो कभी कभी इसमें पक्षियों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है इसमें जो है। तो ये इस प्रकार के जो लक्षणों को देख करके मुर्गी पालक इस रोग की पहचान कर सकता है। सामान्यतः गर्मी के दिनों में इस रोग का प्रभाव अत्यधिक होता है तो इसका एकमात्र उपाय केवल एक टीकाकरण ही होता है। सामान्यतः इसका जो टीका है वो फाउल पॉक्स वैक्सीन के नाम से आता है और इस फाउल पॉक्स वैक्सीन का जो एम्पूल या जो दवा आती है वो एक एम्पूल के रूप में आती है। इस टीके को बिंग बेव मेथड बोलते हैं। इसको पंख में चुबो करके हम जो है पक्षी के रक्त या जो पंख की जो त्वचा होती है उसके ब्लड या रक्त में हम जो है दवा को पहुंचाते हैं उसमें जो है। तो एक निश्चित अवधि और निश्चित अवधि भी इसकी 35 से 42 दिन हम जो है 6 से 7 सप्ताह की आय पे हमें ये टीका जो है करा देना चाहिए उसमें जो है और मात्र केवल एक ही टीका इसका किया जाता है तो इसके दोबारा दूसरे टीके की कोई आवश्यकता नहीं होती और टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित व्यक्ति से या जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी सहायता या उनके माध्यम से हमें कराना चाहिए। और टीकाकरण के अलावा हम बहुत कुछ हद तक अपनी अच्छी प्रबंध व्यवस्था रख करके इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। सामान्यतः जैसे उनके लिए शेड में पर्याप्त स्थान, दाने पानी के बर्तनों की उचित सफाई और बिछावन की उचित देखरेख, ये इस रोग की रोकथाम में ये ऐसे बिंदु हैं कि काफ़ी हद तक अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए रोग की रोकथाम के लिए हमेशा जो है मुर्गी पालक को इन बिंदुओं को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके निस्संदेह जो हमारे मुर्गी पालक या जो कुक्कुट पालक किसान भाई हैं वो फाउल पॉक्स या जो मुर्गी चेचक रोग है
उससे पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं या पक्षियों को स्वस्थ रख सकते हैं और निस्संदेह व्यवसाय को एक लाभकारी व्यवसाय बना करके एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है दरियाबाद बाराबंकी के चंदेश गुप्ता ने। आपने भिंडी की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उत्तर प्रदेश के लिए भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती ग्रीष्मकालीन एवं वर्षाकालीन दोनों ऋतुओं में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। जहां तक उन्नत किस्मों की बात है किसान भाइयों, पूषा श्रावणी, परभनी क्रांति, हिसार उन्नत और आज़ाद क्रांति, ये 4 प्रजातियां हैं। बहुत अच्छी उन्नत प्रजातियां हैं, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। सभी प्रजातियां 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है 18 से 20 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन बुआई से पूर्व ये किसान भाई सुनिश्चित कर लें कि पानी में 10 से 12 घंटे तक बीज को अनिवार्य रूप से भिगोएं, क्योंकि भिंडी का जमाव थोड़ा सा एक कठिन होता है। तो इसके लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि बुआई से पूर्व बीज का जो उपचार है 10 से 12 घंटे पानी में भिगोने का, वो किसान भाई अवश्य कर ले। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई से पूर्व जब आप भिगोने के पश्चात बीज को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जब हल्का हल्का सूखने लगे तो उसमें कार्बेंडाजिम की मात्रा मिलाकर उससे उपचार कर लें, ताकि जो है एक फफूंदी से जो है अपने बीज को और पौधे को बचाया जा सके। जहाँ तक बुआई की विधि की बात है, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो लगभग 1.5 फीट 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, तथा लाइनों में जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस प्रकार बुआई करने में जो फसल के अंदर की कृषण क्रियाएं हैं वो आसान रहेगी और इसके साथ साथ उत्पादन भी जो है अच्छा मिलेगा। ग्रीष्मकालीन खेती में जो एक महत्वपूर्ण पहलू आता है वो बुआई के समय का आता है। फरवरी मार्च में ग्रीष्मकालीन भिंडी की जो खेती है उसकी फरवरी मार्च में बुआई की जाती है। फरवरी मार्च में बुआई करने पर एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिलता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।